मित्रों, पीवीपी वीडियोज में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार त्रिपाठी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधानों पर ग्रुप आई की तीसरी वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आज्ञप्ति के प्रकार, काइंड्स ऑफ डिक्री पे चर्चा करेंगे कि आज्ञप्तियां कितने प्रकार की होती हैं। मित्रों, आज्ञप्ति संबंधी प्रावधान थोड़ा कठिन माना जाता है क्योंकि इसकी परिभाषा भी बहुत पेचीदी है। इसके पहले की वीडियो में मैंने इसके आवश्यक तत्वों के आधार पर परिभाषा को सरल करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि उसको आप समझे, अब इसको भी समझेंगे, डिक्री के प्रकार को समझेंगे। डिक्री के प्रकार को हमने मूलतः 4 वर्गों में रखा है। ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स, आवश्यक तत्व या तत्वों के आधार पर मैंने डिक्री को 2 वर्ग में बांटा। डिक्री, जनरली डिक्री, सामान्य आज्ञप्ति, डीम्ड डिक्री, प्रकल्पित आज्ञप्ति। सामान्य आज्ञप्ति वो है जिसमें कि आज्ञप्ति होने के सभी आवश्यक तत्व होते हैं। इसके पहले के लेक्चर में 5 या 6 जो आवश्यक तत्व बताए गए वे सबके सब आवश्यक तत्व होते हैं। यानी एक वाद हो, वाद में विनिश्चयन हो, पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम रूप से हो, ठीक है, और उनके मध्य के विवादक का निपटारा किया गया हो। तो ये सभी आवश्यक तत्व अगर हैं और सिविल न्यायालय द्वारा ऐसा किया गया है तब केवल वो डिक्री है। लेकिन ऐसा न होने पर भी यदि डिक्री होने के लिए जितने आवश्यक तत्व हैं उनमें कुछ कमी है, वैसा नहीं भी है, फिर भी यदि किसी न्याय निर्णयन को, न्यायालय के किसी आदेश को, किसी विनिश्चयन को यदि विधायिका ने यह कह रखा है कि उसे डिक्री माना जाए, डिक्री माना जाए, क्यों माना जाए? ताकि अपील की जा सके। क्यों माना जाए? ताकि उसके संदर्भ में डिक्री संबंधी प्रावधान लागू हो जाए। तो कुछ विशेष प्रयोजनों के लिए उसे डिक्री माना जाए, बिकॉज ऑफ स्टैट्यूटरी फिक्शन, सांविधिक परिकल्पना के अनुसार उसे डिक्री माना जाए, भले ही उसमें डिक्री होने के आवश्यक तत्व नहीं है, आज्ञप्ति होने के आवश्यक तत्व नहीं है, तो उसे हम डीम्ड डिक्री या प्रकल्पित आज्ञप्ति कहते हैं। प्रकल्पित आज्ञप्तियां धारा 2 खंड 2 में जहां आज्ञप्ति की परिभाषा दी गई वही बताई गई हैं। एक तो है कि धारा 144 के अधीन जो रीइंस्टीट्यूशन का, प्रत्यस्थापन का आवेदन निपटाया जाता है, उसके निपटारे को हम डिक्री समझते हैं। दूसरा, जो वाद नामंजूरी का आदेश, आदेश 7 नियम 11 में, ठीक है, उसे भी डिक्री माना जाएगा। और इसके अलावा भी सीपीसी के, जैसे सीपीसी के आदेश 21 नियम 58, ऑर्डर 21 रूल 58, या कि आदेश 21 नियम 98 या नियम 100, इट मीन्स ऑर्डर 21 रूल 98 और रूल 100, इनमें भी जो विनिश्चयन होता है, जो एडजुडिकेशन होता है, उसे डीम्ड डिक्री माना गया है। अब हम आते हैं दूसरे ग्राउंड पे, जिसमें कहा गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पोजल ऑफ सूट, डिस्पोजल ऑफ पॉइंट, ठीक है, वाद के निपटारे के आधार पर आज्ञप्ति। इस ग्राउंड पे 3 तरह की आज्ञप्ति है: प्रिलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री, पार्शली प्रिलिमिनरी एंड पार्शली फाइनल। आरंभिक डिक्री, अंतिम डिक्री, अंशतः आरंभिक और अंशतः अंतिम डिक्री। फाइनल डिक्री तब होती है, इस संदर्भ में कहां लिखा है कोई बात, इनके प्रकारों की चर्चा धारा 2 के खंड 2 में की गई है, परिभाषा वाले खंड में, और इन पर प्रकाश डाला गया है धारा 2 खंड 2 के साथ जो स्पष्टीकरण जुड़ा हुआ है, जो एक्सप्लेनेशन जुड़ा हुआ, उसमें कहा गया कि जब कोई आज्ञप्ति उस वाद का अंतिम रूप से विनिश्चय नहीं करती, फाइनल एडजुडिकेशन नहीं करती, तो प्रिलिमिनरी होती है। लेकिन अगर वो उस वाद का अंतिम विनिश्चय कर देती है, ठीक है, फाइनली उसे एडजुडिकेट कर देती है, तो वो फाइनल डिक्री होती है। फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट इज फाइनल डिक्री। इट माइट बी पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल, ये भी वही कहा गया है। तो प्रिलिमिनरी डिक्री क्या है, फाइनल डिक्री क्या है, हम इन दोनों पे चर्चा करने के बाद बताएंगे। इनमें तमाम केसेस पे चर्चा करनी होगी, ठीक है। आगे चलते हैं।
काइंड्स ऑफ डिक्री ऑन द बेसिस ऑफ हियरिंग ऑफ पार्टीज। पक्षकारों को सुने जाने के बाद डिक्री पारित की गई कि बिना सुने पारित की गई, इस आधार पर डिक्री के प्रकार। सामान्यतः डिक्री तभी पारित की जाती है जब वादी प्रतिवादी दोनों को सुना गया हो। अपील में भी डिक्री तब पारित की जाती है जब अपीलार्थी और प्रत्याशी दोनों को सुना गया हो। लेकिन एक्स पार्टी डिक्री भी होती है। एक्स पार्टी डिक्री वो होती है जिसमें अपोजिट पार्टी को बिना सुने ही डिक्री पारित की जाती है, बिकॉज ऑफ हिज नॉन अपीयरेंस, बिकॉज ऑफ हिज नॉन ज्वाइनिंग द कोर्ट। उसके न्यायालय में न आने, उसके न्यायालय की कार्रवाई को न शामिल होने की वजह से एक्स पार्टी हियरिंग और एक्स पार्टी डिक्री हो सकती है। ठीक है। और 9 रूल 6 में यह बताया गया है कि जबकि यह न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी पर सम्यक रीत से तामील हुआ था, सही तरीके से समन दे दिया गया था। समन हैज बीन ड्यूली सर्व्ड ऑन डिफेंडेंट, बट इवन ही डजंट अपीयर ऑन कोर्ट ऑन फिक्स्ड डे, कोर्ट में ऑर्डर एक्स पार्टी हियरिंग एंड इन दैट हियरिंग कोर्ट में पास एन एक्स पार्टी डिक्री अगेंस्ट द डिफेंडेंट। एक पक्षी आज्ञप्ति पारित की जा सकती है ऑर्डर 9 रूल 6 में। ठीक है। ऑर्डर 9 रूल 6 में एक्स पार्टी डिक्री पारित की जा सकती है। इन अ सूट, अगर ये अपील में हो रहा है तो वहां भी ऑर्डर 41 रूल 17 सब रूल 2 में एक्स पार्टी डिक्री पारित की जा सकती है। ठीक है। प्रश्न यह है कि डिक्री और एक्स पार्टी डिक्री में एक अंतर तो यह है कि यहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद पारित की जाती है, यहां दोनों पक्षों को बिना सुने। लेकिन और क्या अंतर है एक्स पार्टी डिक्री और डिक्री में? तो जहां की सामान्यतः सभी आज्ञप्तियां प्रांग न्याय उत्पन्न करती हैं, एक्स पार्टी डिक्री रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 के तहत उत्पन्न नहीं करती। यानी सेक्शन 11 में रेस जुडिकाटा का ग्राउंड ये नहीं बनेगी, उसका इलिस्ट्रेशन नहीं बनेगी। बिकॉज टू बी इफेक्टिव एज रेस जुडिकाटा डिक्री मस्ट हैव बीन पास्ड आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज। दोनों पक्षकारों को सुने जाने के बाद जब डिक्री पारित होती है तभी वो धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के अनुसार प्रांग न्याय के तौर पे आगे वाद को वर्जित करती है। बट इट डजंट मीन्स दैट इवन आफ्टर पासिंग ऑफ एक्स पार्टी डिक्री अ पार्टी may file next suit on the same cause of action. No. Though rule of res judicata is not applied on the basis of ex parte decree, but even institution of fresh suit on the same cause of action is barred under order 9 rule 9 on the basis of ex parte decree. If once the ex parte decree is passed, then fresh institution of fresh suit is prohibited, is barred under order 9 rule 9. But it is not barred because of the principles of res judicata under section 11. एक पक्षी डिक्री पारित हो जाने पर दोबारा उसी वाद पर नए सिरे से वाद दाखिल नहीं कह सकता जिसमें डिक्री आ गई है। ऐसी वर्जना है, नए वाद पर वर्जना है, लेकिन धारा 11 में जो प्रांग न्याय है उसके नाते नहीं है, क्योंकि उसके नाते वर्जना होने के लिए, नए वाद पर रोक होने के लिए, नए सिरे से वाद पर रोक होने के लिए दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद आज्ञप्ति का आना जरूरी है, जबकि यहां केवल एक पक्षकार को सुना गया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि एक पक्षी डिक्री पारित हो जाने के बाद दोबारा फिर आप मुकदमा में आ जाइए। जी नहीं, आदेश 9 नियम 9 नए वाद का वर्जन करता है। एक और भी अंतर है डिक्री और एक्स पार्टी डिक्री में। वो अंतर यह है कि डिक्री के अगेंस्ट अगर कोई पार्टी एक्शन लेना चाहता है तो उसके पास एक रास्ता टू गो इन अपील। ओके, जनरली ऑल डिक्रीज आर अपीलेबल। तो इफ द डिक्री इज अपीलेबल देन गो इन अपील। बट देयर आर 2 ऑप्शंस आर अवेलेबल अगेंस्ट एन एक्स पार्टी डिक्री। ठीक है, एक पक्षी आज्ञप्ति के विरुद्ध 2 तरह के उपचार हैं। ईदर टू गो फॉर सिटिंग असाइड द एक्स पार्टी डिक्री if it has been passed under order 9 rule 6 in a suit, then under rule 13 of order 9. यदि एक पक्षी आज्ञप्ति किसी वाद में आदेश 9 नियम 6 के अधीन पारित की गई तो आदेश 9 के नियम 13 में एक पक्षी आज्ञप्ति के अपास्त करने का आवेदन किया जा सकता है और न्यायालय उचित समझे तो उसे अपास्त कर सकता है। उचित क्या? प्रतिवादी के न आने का कोई औचित्यपूर्ण कारण मिल जाए
तो अपास्त कर सकता है और नए सिरे से सुनवाई का आदेश दे सकता है, या कि प्रतिवादी अपील में जा सकता है, क्योंकि एक्स पार्टी डिक्री अपीलेबल होती है, धारा 96 में लिखा हुआ है। अगर वो अपील में एक्स पार्टी डिक्री पारित की गई, इफ द एक्स पार्टी डिक्री हैज बीन पास्ड इन एन अपील अंडर आर्टिकल 41 रूल 17 सब रूल 2, इवन एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड सच एक्स पार्टी डिक्री might be made before the appellate court under rule 21 of article 41। आदेश 41 के नियम 21 में उसके अपास्तकरण के लिए आदेश किया जा अपील की जा सकती है। अर्थात जहां डिक्री केवल अपीलेबल हो सकती है वह एक्स पार्टी डिक्री अपीलेबल के साथ साथ एबल टू बी सेट असाइड, ठीक है, ये सेट असाइड किए जाने लायक भी होती है, अपास्त किए जाने लायक भी होती है। अगली बात हम चलते हैं, अगला ग्राउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ डिक्रीज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस ऑफ द डिक्री, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ द डिक्री। जो आज्ञप्ति है उसका स्रोत क्या है, न्यायालय ने किस बुनियाद पर आज्ञप्ति पारित की। हमने स्रोतों को दो वर्गों में बांटा, ऑन प्रूफ, ऑन कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज। भाई या तो सबूत मिले और न्यायालय डिक्री पारित करे, या दूसरी पार्टी इसका क्लेम एडमिट कर ले, एक्सेप्ट कर ले, कॉन्सेंट दे दे। So on this basis, I have classified the decrees into two groups. All the decrees into two groups. Decree on proof, this is normal decree, on merit, or consent decree. ठीक है? What is difference between the two? Decree of proof means decree on evidences produced by both the parties. While consent decree means court has passed the decree because both party or both party make their consensus on a single point. Okay, then what is the difference between the two? Decree on proof is always appealable under section 96 of the code, while consent decree is never appealable। यह हमेशा अपील योग्य होती है जबकि इसके विरुद्ध कभी अपील नहीं की जा सकती। कॉन्सेंट डिक्री को मैंने फिर तीन वर्गों में बांटा है। कॉन्सेंट डिक्री ऑन एडमिशन, स्वीकृति पर सहमति की आज्ञप्ति, वादी ने कोई मुकदमा किया, प्रतिवादी स्वीकृति कर लिया आर्डर 20 में, आर्डर 12 में, देन आर्डर 12 रूल 6 में जो है उस पर डिक्री पारित की जा सकती है, दिस इज नॉन अपीलेबल। कंप्रोमाइज, आर्डर 23 में कंप्रोमाइज हो गया दोनों पार्टीज में, ड्यूरिंग लिटिगेशन कंप्रोमाइज हो गया आर्डर 23 रूल 3 में, तो ये भी नॉन अपीलेबल होता है। और ऑन एग्रीमेंट अंडर डिक्री ऑन एग्रीमेंट अंडर ऑर्डर 36 रूल 5, देखिए एग्रीमेंट, सैटिस्फैक्शन और कंप्रोमाइज पे एक डिक्री यहां होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट की बात कर रहा हूं जो फ्रेंडली सूट में प्लेंट के तौर पे आता है अंडर ऑर्डर 36। आदेश 36 में मित्रवाद होता है, विशेषवाद कहा गया संहिता में, जिसमें वादी प्रतिवादी दोनों एक करार करके ले आते हैं न्यायालय के सामने, और इस करार को ही वाद के रूप में लाया जाता है कि हम लोगों के मध्य जिन बातों पे समझौता हुआ है उसे ही डिक्री का रूप दे दिया जाए। उसमें न्यायालय कुछ नहीं करता, सिर्फ इतना सेटिस्फाई करता अपने आप को कि वो जो एग्रीमेंट है दोनों ने फ्री कॉन्सेंट से किया हो और अदरवाइज वो वाइड न हो, नॉन इन्फोर्सिएबल न हो। अगर इतना हो पाता है तो जो एग्रीड है, दोनों पार्टियां म्यूचुअली एग्रीड है जिसपे, उसी को डिक्री के फॉर्म में पास कर देता है। ओके, अंडर ऑर्डर 36 रूल 5, एंड such decree is also non appealable, has been declared to be non appealable under order 36 rule 6। आदेश 36 के नियम 6 में इसे भी गैर अपीलीय घोषित किया गया है, अपील के अयोग्य घोषित किया गया है। चलिए हम फिर आते हैं प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री पर। सबसे पहले तो एक बात हम ये कर लें कि किसी एक मामले में कितनी प्रारंभिक डिक्री और कितनी अंतिम डिक्रियां पारित की जा सकती हैं। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय में बहुत मतभेद रहा है, सर्वोच्च न्यायालय में बहुत मतभेद रहा है। मद्रास उच्च न्यायालय ने गुलशन बीवी वर्सेस अहमद शाह राठौर AIR 1919 के केस में कहा था कि हर एक मामले में केवल एक ही प्रारंभिक और एक ही अंतिम डिक्री पारित हो सकती है। ठीक है, एक किसी एक मामले में एक वाद में एक से अधिक अंतिम और एक से अधिक प्रारंभिक डिक्री पारित नहीं हो सकती। लेकिन इसी न्यायालय ने आगे चल करके काशी वर्सेस रामनाथन चेट्टियार
काशी वर्सेस रामनाथन चेट्टियार 1947 के केस में ये बात कहा कि नहीं, किसी एक मामले में एक से अधिक आरंभिक और एक से अधिक अंतिम डिक्रियां हो सकती हैं। ठीक है। और गुलशन बीवी के केस को उन्होंने आर्बिटर डिक्टा डिक्लेयर किया, नॉन बाउंडेबल डिक्लेयर कर दिया, अनबाउंडेड। ठीक है, उसका इफेक्ट जो है समाप्त कर दिया उसको। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शंकर वर्सेस चंद्रकांत 1995 के केस में एकदम से क्लियर किया, इट इज सेटल्ड लॉ दैट मोर देन वन फाइनल डिक्री कैन बी पास्ड, कि एक ही मामले में एक से अधिक आरंभिक और एक से अधिक प्रारंभिक डिक्रियां पारित की जा सकती हैं, एक से अधिक प्रारंभिक और एक से अधिक अंतिम डिक्रियां पारित की जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा और सुप्रीम कोर्ट इस बात को दोहराया है हाशम अब्बास वर्सेस उस्मान अब्बास 2007 के केस में, कि एक मामले में से एक से अधिक प्रारंभिक और एक से अधिक अंतिम डिक्री हो सकती है। अब प्रश्न यह है कि प्रारंभिक डिक्री क्या है। तो कहा गया कि प्रारंभिक डिक्री वो डिक्री है जो किसी वाद में विवादग्रस्त किसी एक अधिकार का तो अंतिम विनिश्चय करे, क्योंकि डिक्री होने के लिए किसी अधिकार का अंतिम विनिश्चय जरूरी है, लेकिन वह वाद का अंतिम रूप से अवधारण न करे, यानी अभी कुछ और भी उस वाद में किया जाना बाकी है। ठीक है, तो इसे कहा गया प्रारंभिक डिक्री। अंतिम डिक्री किसे कहा गया, जो न केवल किसी विवादित अधिकार का अवधारण कर दे बल्कि उसका अंतिम रूप से अवधारण कर दे, इसे कहा गया अंतिम डिक्री। प्रारंभिक डिक्री में अनेक प्रकार की डिक्रियों को प्रारंभिक डिक्री के बहुत सारे स्रोत इस संहिता से माने गए हैं कि जहां प्राइमरी डिक्री पारित की जा सकती है। ठीक है, अपने किताब में सीपीसी के पर अपने किताब में प्रोफेसर टीपी त्रिपाठी ने भी मेंशन किया है और रिटायर्ड जस्टिस सीके तकवानी ने भी अपने बुक में मेंशन किया है कि कहां कहां प्रारंभिक डिक्री पारित की जा सकती है। मैं उस किताब से ही आपको बता रहा हूं जो मेरे नोट्स में मेंशन है पीवीपी के, वो ये है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन आरंभिक डिक्री पारित हो सकती है। कहां कहां, कब्जे और अंतर्वर्ती लाभ के लिए, मध्यवर्ती लाभ के लिए वाद में आज्ञप्ति आदेश 20 नियम 12, प्रशासनिक वाद में डिक्री आदेश 20 नियम 13, हक सूफा के वाद में डिक्री आदेश 20 नियम 14, भागीदारी के विघटन के वाद में डिक्री आदेश 20 नियम 15। ठीक है, अभिकर्ता और प्रमुख के बीच लेखा के संदर्भ में वाद में डिक्री आदेश 20 नियम 16, विभाजन और पृथक कब्जा संबंधी वाद में डिक्री आदेश 20 नियम 18। ठीक है, किसी बंधक में पूर्वबंध के लिए डिक्री आदेश 34 ऑर्डर 34 रूल 2 एंड 3 नियम 2 और 3, आदेश 34 नियम 4, 5 के अधीन बंधकित संपत्ति के विक्रय के वाद की डिक्री। इसी प्रकार आदेश 34 के नियम 7, 8 के अधीन बंधकित संपत्ति के मोचन के वाद में डिक्री और डिक्री इन सूट फॉर रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी ऑर्डर 34 रूल 7 एंड 8। तो ये तमाम आरंभिक आज्ञप्तियों के स्रोत हैं। विद्वानों ने यह भी कहा है कि ये दी गई सूची जो विभिन्न आदेशों की और नियमों की सूची है, यह आरंभिक आज्ञप्ति के स्रोत के रूप में अंतिम सूची नहीं है, अवशिष्ट सूची, ये अंतिम सूची नहीं है, बल्कि अन्य प्रावधानों के अधीन भी कहीं आरंभिक डिक्री पारित की जा सकती है। ठीक है, अब हम चलते हैं और एक केस भी बता दें आपको। फूलचंद बनाम गोपाल लाल 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस संहिता में कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी एक मामले में एक से अधिक आरंभिक डिक्री पारित करने पर रोक लगाता हो, यानी एक ही मामले में एक से अधिक आरंभिक डिक्रियां पारित की जा सकती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अंतिम डिक्री पर। अंतिम डिक्री क्या है? डिक्री का अंतिम होना तो एक तो तब होता है कि जब अपील न की जाए या अपील होने करने की समय सीमा ही समाप्त हो जाए तो डिक्री अंतिम हो जाती है। लेकिन यहां इस सेंस में डिक्री की बात नहीं हो रही है। कोई डिक्री अपने आप में अंतिम कब है? तो जबकि वो
उस वाद के विवादग्रस्त विषयों का अंतिम अवधारण कर देती है, उसके उस डिग्री के आ जाने के बाद कुछ भी निपटारे के लिए बाकी न बचता हो। ठीक है, इसे हम अंतिम डिग्री कहते हैं। ठीक है, और एक मामले में एक से अधिक अंतिम डिग्री भी पारित की जा सकती है। प्रश्न यह है कि कोई डिग्री अंशतः आरंभिक और अंशतः अंतिम कैसे है। तो इस संदर्भ में एक दृष्टांत दिया गया है कि एक वाद लाया जाता है अचल संपत्ति के कब्जे की वापसी के लिए और उसके मध्यवर्ती लाभ के लिए, फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी विद मींस प्रॉफिट। ठीक है, कब्जे की डिक्री न्यायालय पारित कर देता है कि संपत्ति का कब्जा दिया जाए वादी को, और मध्यवर्ती लाभ के संदर्भ में एक आदेश करता है कि जांच करके जितना उचित हो उतना मध्यवर्ती लाभ दिलाया जाए। तो एक ही डिक्री में जहां तक कब्जे के संबंध में उसके न्याय निर्णय है वो अंतिम है अपने आप में। अब कब्जे के संदर्भ में कुछ भी जांच करने के लिए नहीं बचा, इस नाते उस संदर्भ में तो ये अंतिम है। लेकिन मध्यवर्ती लाभ कितना होगा और कब कैसे डिसाइड होगा, इस संदर्भ में न्यायालय ने कोई अंतिम बात नहीं कही, बल्कि जांच पर छोड़ दिया कि जांचोपरांत जो ठीक वो दिलाया जाए। इस प्रकार मध्यवर्ती लाभ के लिए वो डिक्री अपने आप में अंतिम नहीं है बल्कि आरंभिक है। तो कोई एक डिक्री एक ही समय पे अंतिम और आरंभिक अंशतः करके हो सकती है। तो हम लोगों ने आज्ञप्तियों के वर्गीकरण, उनके प्रकारों पर विशेष चर्चा की। उम्मीद है कि आप लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।